नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के मैं आपके सामने हूं। इससे पहले की जो क्लासें आपने अगर नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर हिंदी व्याकरण की कक्षाएं आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप पूरा फायदा उठा सकते हैं उन वीडियो का, और आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ सकती है संविधान के प्रति भी और हिंदी के प्रति भी। तो आज की जो क्लास होगी भारतीय संविधान की, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो इसका जो मतलब नाम अगर हम दें इस वीडियो का, तो देशी रियासतों का विलय, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देशी रियासतों का विलय। इसकी क्या क्या हमारे जो राजनेता थे उस समय के, जैसे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, या किस तरीके से इन्होंने पूरे देश का एकीकरण किया, और क्यों सरदार पटेल जी को बिस्मार्क की संज्ञा उन्हें दी जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 से पहले देशी रियासतें भारत में थीं, और आजादी के बाद तक वो रियासतें रही थीं। रियासतें क्या होती थी? रियासतों को आप रजवाड़ा कह सकते हैं, जहां पर कोई राजा राज करता था। और राजा राज करने का मतलब क्या होता है कि वो वंशानुगत राजतंत्र होता है, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके की जो रियासतें थी 560 के आसपास, 559, इस तरीके की रियासतें हमारे भारत देश में थी। तो दोस्तों, एक भारतीय इतिहास की एक तारीख है 4 जुलाई 1947। ये वो तारीख है दोस्तों जो ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और इसी अधिनियम के अनुसार भारत 2 राष्ट्रों में विभक्त हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। लेकिन दोस्तों, उस समय जो रियासतें थीं, तो इस अधिनियम में एक बात और शामिल थी कि जो रियासतें हैं उनको पूर्ण अधिकार होगा कि अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, अगर वो भारत में जाना चाहें तो भारत में भी जा सकती हैं। लेकिन एक बात और जो होनी नहीं चाहिए थी वो थी कि अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। यही दोस्तों वो पेच था जो अंत समय तक हमारे देशवासियों को परेशान करता रहा। भारत के एकीकरण में जो दुविधा आई वो यही बात थी कि अगर वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं रियासतें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। और जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही 1971-70 तक जो है, ये जो रजवाड़े थे इन्हें एक अलग पेंशन के रूप में इनको पैसा दिया जाता था भारतीय सरकार की ओर से। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो सब भारत के संविधान में संशोधन करके उन बातों को खारिज किया, तब जाकर हम वो आज भारत देखते हैं जो होना चाहिए था। आजादी के बाद तक दोस्तों ये बातें चलती रही जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब एकीकरण की बात चली तो देशी रियासत मंत्रालय बनाया गया। देशी रियासत मंत्रालय जब बनाया गया तो उस मंत्रालय का जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम कह सकते हैं कि भारत के एकीकरण का जो जिम्मा दिया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था कि आप ये काम करिए, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, उम्र दराज व्यक्ति थे, उन्हें बात करने का तरीका मालूम था, किस व्यक्ति को कैसे मनाया जाता है, कि वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। नेहरू जी की अगर वो बात करें तो वो कुछ नरम दिल के व्यक्ति थे, उनसे कोई भी बात आसानी से मनवा जा सकती थी। तो इन्हीं बातों को देख देख कर पटेल साहब को ये जिम्मा दिया गया था। वो सख्त भी थे और नरम भी थे। ठीक, तो जब पाकिस्तान और भारत 2 राष्ट्र बन गए तो 15 अगस्त 1947 के बाद फिर क्या होता है कि मैं आपको आजादी से थोड़ा सा पहले अगर लेकर चलूं, 1946 में जब हमारी संविधान सभा कार्य कर रही थी तो उस समय कौन? पटेल साहब कहां जाते हैं? हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये 3 रियासतें ऐसी थी जहां पर पेच फंसा था, जहां पर मशक्कत करनी पड़ी थी। बाकी सब प्यार मोहब्बत से मान गए थे, है ना। रियासतों का क्या मतलब होता था? मतलब रियासतें ऐसा क्या था? देखो दोस्तों, आपने बॉलीवुड के गाने सुने होंगे, परदेश जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया, हम तो चले परदेसी हो गए। तो परदेश का मतलब ऐसा नहीं होता था कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था।
तो रियासत का मतलब ही ये है कि हम एक रियासत से अगर दूसरी रियासत में जा रहे हैं तो वहां पर देश शब्द का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आज हम उत्तर प्रदेश से अगर बिहार जाएं तो हम केवल ये कहते हैं कि भारत के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। हम ये कहते थे कि हम अपने देश से बिहार देश जा रहे हैं या मध्य प्रदेश देश जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी दूसरे राज्य में जा रहा है या मध्य प्रदेश का व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है तो वो देश शब्द का इस्तेमाल करता था कि मैं उस देश जा रहा हूं। तो इसीलिए उसी आधार पर ये गाने भी बनते थे और बने भी। अब बॉलीवुड में बहुत सारे गाने, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम दूसरे देश जा रहे हैं। अपने ही देश में अगर दूसरी रियासत में जा रहे हैं तो हम कहते थे कि हम दूसरे देश घूम के आए हैं। तो ये 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। तो 1946 में जब पटेल साहब हैदराबाद गए, और हैदराबाद का जो शासक था वो कौन था? निजाम था। निजाम से उन्होंने कहा कि आप भारत में सम्मिलित हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय देना भी उस समय उन्होंने ठीक समझा। क्यों ठीक समझा? कि अभी और जगह भी मुद्दा फंसा हुआ है, वहां पर पहले उन्हें निपटा लेते हैं, उसके बाद में फिर इन्हें देख लेंगे। तो इसीलिए इन्हें वक्त दे दिया गया 1946 में। सबसे पहले जो वार्तालाप हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम के बीच, वो 1946 में हुई थी। तो निजाम ने पटेल जी से जो है उस समय वक्त मांग लिया था 2 साल का, कि 2 साल बाद इस बारे में हम सोचेंगे। लेकिन उन वक्त भी क्यों मांगा था? क्योंकि निजाम की मंशा ये थी कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बन जाऊं, अगर पाकिस्तान बनता है तो। क्योंकि आपको पता है 1940 से एक अलग राष्ट्र की मांग चल रही थी, अलग राष्ट्र की मांग चल रही थी। और 4 जुलाई 1946 को यह सिद्ध भी हो गया था, 4 जुलाई 1947 को, कि 2 राष्ट्र बनेंगे। तो ये उम्मीद थी निजाम को कि हो सकता है जब देश आजाद हो तो 2 राष्ट्र बन जाए और मैं पाकिस्तान में चला जाऊं। तो इसलिए इन्होंने जो है वक्त मांग लिया था, समय मांग लिया था 1946 में कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इन्होंने समय दे भी दिया था। अब 1946 गुजर जाता है, 1947 आ जाता है। फिर क्या होता है? जो ये वाला हिस्सा है भारत का, गुजरात वाला, तो यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़। और यहां का जो शासक था उसका नाम था महावत खां। मुस्लिम शासक था, लेकिन यहां की जो जनता थी वो अधिकतर लगभग 85% हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम था। दोस्तों, जब शासक ही एक किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो जनता से अलग, तो वो अपनी ही चलाता है। तो इसीलिए महावत खां एक मुस्लिम व्यक्ति थे और ये वाला जो हिस्सा था इधर का, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो महावत खां चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि राजा मैं ही हूं। तब पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के अंदर जब गर्मा गर्मी हुई तो एक निष्कर्ष निकल के आया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायसराय अभी तक लॉर्ड माउंटबेटन है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, क्योंकि उनके पूरे जो देश के जो सर्वे सर्वा थे वो माउंटबेटन ही थे। तो इसीलिए उनकी देखरेख में कार्यवाही होती थी। तो एक निर्णय निकल के आया भारत की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, कि हम जनमत संग्रह करा लेते हैं। जनमत संग्रह का मतलब क्या हो गया? कि हम पूरी जनता का वोट करा लेते हैं, जहां जनता जाना चाहे वहां जा सकती है। तो ये भी भारतीय लोगों की तरफ से या भारतीय अधिकारियों की तरफ से बहुत अच्छी एक प्रक्रिया थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वहां की जनता ने जो वोट डाला वो भारत के ही पक्ष में डाला। भारत के पक्ष में डाला, क्यों डाला? क्योंकि यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या थी वो क्या थी? हिंदू थी। तो महावत खां जो थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जूनागढ़ जो था वो भारत का हिस्सा बन गया था। ठीक, अब इसलिए आपसे पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ था वो किस आधार पर भारत का अंग बना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यहां पर लिख देता हूं, जूनागढ़ ये बना जनमत संग्रह के आधार पर। ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी रियासत किस आधार पर भारत का हिस्सा बनी थी। तो जूनागढ़ जो थी वो जनमत संग्रह के आधार पर हुई थी, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग हुई थी और अधिकतर जो वोट डले थे वो भारत के पक्ष में डले थे, इसलिए जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या हुआ? जब पटेल साहब ने देखा कि यहाँ तो ज्यादा मशक्कत कुछ करनी नहीं पड़ी, अब कहीं और देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो शासक थे दोस्तों वो कौन थे?
हरि सिंह, इस नाम से तो आप परिचित होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 370 जो अनुच्छेद 370 था उसका अंत हुआ, और उस समय ये नाम बहुत ज्यादा गरमाया था क्योंकि हर व्यक्ति इतिहास जानने की कोशिश कर रहा था। तो जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। अब पाकिस्तान सरकार ने सोचा, जो वहां के सर्वे सर्वा थे स्पेशल जिन्ना जी, उन्होंने सोचा कि जैसे जनमत जूनागढ़ में हुआ है वैसे ही हम जम्मू कश्मीर में करा लेंगे। उनकी ये मंशा थी, इसलिए वो मान के चल रहे थे कि जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है जिसके शासक हरि सिंह है वो हमें ही मिलने वाला है। लेकिन हरि सिंह ऐसे व्यक्ति थे, वो किसी भी कीमत पर अपनी रियासत को किसी भी देश में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, ना ही वो भारत में ना ही वो पाकिस्तान में। वो चाहते थे कि मैं स्वतंत्र ही रहूंगा। लेकिन महावत खां क्या चाहते थे, वो ये सोचते थे कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बन जाऊं। उनकी ये गलती थी। लेकिन हरि सिंह की जो मंशा थी वो ये थी कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। दोस्तों, हर राजा की ये मंशा होती है कि आप किसी देश के सर्वे सर्वा हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि जो मेरा देश है वो किसी दूसरे के अधीन चला जाए। तो हरि सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि मैं किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनूंगा। दोस्तों, ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था, ये जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ये आज भी विवादित है और उस समय भी विवादित था। विवादित मतलब यहाँ पर अब तो इसको भारत राज्य का पूर्ण दर्जा दे दिया गया है, लेकिन ये पीओके वाला जो हिस्सा है ना, ये आज भी विवादित है। पाकिस्तान उसको अपना मानता चला आया है, जबकि वो फिजूल की बात है, ऐसा ना तो हुआ है ना ही होगा। तो जब हरि सिंह यहाँ के राजा थे तो दोस्तों इनके एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सेनापति है ना, लेकिन सेनापति शब्द का इस्तेमाल यहाँ करना ठीक नहीं है। एक इनके प्रमुख हुआ करते थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। ये नाम से आप परिचित होंगे, ये वही नाम है जिनके वंशज उमर अब्दुल्ला जी हैं। ठीक, इनके ही वंशज उमर अब्दुल्ला जी हैं। और ये हरि सिंह के यहाँ मतलब रहते थे एक तरीके से। तब क्या हुआ, पाकिस्तान की ओर से भी इन पर दबाव आया, भारत की ओर से भी इन पर दबाव आया, लेकिन इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं स्वतंत्र ही रहूंगा। तब पाकिस्तान सरकार ने जो यहाँ के कुछ जो व्यक्ति थे जिनको कबीलाई व्यक्ति कहा जाता था, कबीले जो कबीले में रहते थे, और कुछ भारतीय सेना। दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। भारत पर इतने अत्याचार हुए हैं, मतलब इतना बुरा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा हुआ है। और ये इसी समय की बात है। बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी थी कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी उन्होंने कबीलाइयों को और कुछ सैनिकों को ये आदेश दिया कि आप जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लें। अब दोस्तों, जब वो व्यक्ति मतलब जब ये सेना जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री कर रही थी तो रास्ते में जो भी मिल रहा था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो महिला हो, सबको वो मारते काटते जा रहे थे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम तो मुस्लिम हैं और जिसको हम मार रहे हैं ये किस धर्म का है। मरने वालों में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। अब अत्याचार की हद वहां पर खत्म हो गई थी जब इन कबीलाई व्यक्तियों ने, जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, वहां की जो औरतें थीं, लड़कियां थीं, उनके साथ इतना इन्होंने दुर्व्यवहार करा जो मैं आपको शायद नहीं बता सकता। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो महिलाएं मुस्लिम है, हमारे ही धर्म की हैं, या वो हिंदू हैं, कुछ नहीं देखा। इतने वहां पर बलात्कार हुए जो कि दुनिया में एकमात्र उदाहरण जम्मू कश्मीर का मिलता है। तो उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। जब ये सेना हरि सिंह की ओर बढ़ रही थी तब हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को भारतीय सरकार के पास दूत बना करके भेजा और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब यही भारत सरकार सुनना चाहती थी। तभी भारतीय सरकार हरि सिंह जी के पास जाती है और इनसे कहती है कि चलिए, आपने फैसला लिया, सही लिया। तब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय पत्र क्या था कि मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन एक कुछ शर्तें भी थी कि मेरे राज्य को जब तक जम्मू कश्मीर रहेगा तब तक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़ा और 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता आया। और अब जो इस समय सरकार है उसने 370 का संवैधानिक क्रियाकलापों के अनुसार ही उसका अंत कर दिया है। तो दोस्तों हरि सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था वो ऐसे नहीं है कि एकदम से ही कर दिया था। उसने जब देखा कि मेरे राज्य में क्या हाहाकार मचा हुआ है, अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो भारत है, तो इसलिए दोस्तों हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर किस आधार पर भारत का हिस्सा बना, तो विलय पत्र के आधार पर। ठीक, तो ये कहानी हो जाती है खत्म यहाँ पर। दोस्तों ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको बता दी। तो इसका अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे विलय पत्र के आधार पर। यहाँ भी जनमत संग्रह हो सकता था, लेकिन जो यहाँ के राजा थे ना ये हरि सिंह, इन्होंने ऐसा चाहा नहीं, इन्होंने स्वतंत्र रहना चाहा था, इसीलिए इन्होंने मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हुआ था, मतलब वोटिंग नहीं हुई थी। जब ये दोनों रियासतें मतलब एक तरीके से अगर देसी भाषा का प्रयोग करें निपटा ली गई, तब पटेल साहब जाते हैं हैदराबाद, जो कि उसने समय भी मांगा था और समय लगभग पूरा भी हो गया था। हैदराबाद में कहा भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लो, प्यार से समझाया, नहीं माना। जन्म संग्रह करा लो, प्यार से कहा, नहीं माना। तब वहां पर दोस्तों मतलब कुछ कृत्य ऐसे करने पड़ जाते हैं जो करने नहीं होते, लेकिन राष्ट्रीय हित में तो सब कुछ जायज है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पुलिस कार्रवाई की गई। अब इसके पीछे की कहानी है दोस्तों, मतलब कहानी नहीं है, एक तरीके से सीख है। जब हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के पीछे की एक सीख है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे हरि सिंह जी के, हैदराबाद का निजाम देख ही चुका था कि जब पाकिस्तानी व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर में घुसे थे तो भारतीय सेना ने उनका क्या हाल करा था, किस तरीके से मारकर उनके बाहर खदेड़ दिया था। अगर ऐसी ही कार्यवाही हमारे ऊपर हो जाए तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। अब बात भी तो कायदे की हो दोस्तों, हैदराबाद यहां है और ये साफ चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अब जरा सोचिए कि कोई मतलब ये तो हमारा ही क्षेत्र है भारत, अगर एरोप्लेन निकल के आएगा तो हमारे वो स्पेस एरिया से निकल के आएगा, है ना, एटीसी हमारे एटीसी से आएगा। तो क्या ऐसा संभव था कि आप बीचों बीच भारत में रह रहे हैं और आप मतलब बात बिल्कुल भी पैर चलने वाली नहीं थी। तो हैदराबाद का निजाम कार्यवाही देख ही चुका था और इसी चीज का फायदा उठाकर पटेल साहब ने पहले तो प्यार से समझाया और जब प्यार से नहीं माने तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि आप देख ही चुके हो जम्मू कश्मीर में हमारी सेना ने क्या हाल करा है, अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। लेकिन वो नहीं माना। तब वहां पर जो है पुलिस भेजी गई, पुलिस मतलब सेना भेजी गई और वहां पर कार्यवाही गई। तब हैदराबाद का निजाम भागकर पाकिस्तान चला गया था और हैदराबाद को फिर भारत का हिस्सा बना दिया गया था। तो ये तीनों राज्य को भारत में विलय करने की छोटी सी कहानी थी जो आपको पसंद भी आई होगी, मैं ये उम्मीद रखता हूं। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, इनका थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि मैं डिटेल में चर्चा बताऊं स्पेशल जम्मू कश्मीर की कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वहां तक ले जाने की। ठीक है, तो ये 3 राज्य हमारे भारत का हिस्सा बन चुके। अब उसके बाद दोस्तों जब ये रियासत मंत्रालय, आप याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे, रियासत मंत्रालय ये पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह देना सरदार, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष थे। इनके ही नेतृत्व में ये बनाया गया था। अब दोस्तों जब देश आजाद हो गया है ना 1947 के बाद, फिर क्या हुआ, देश में फिर कुछ और क्रियाएं हुई कि एक ही राज्य में अलग अलग भाषा के जनता रहती थी, व्यक्ति रहते थे।
द्विभाषी क्षेत्र या बहुभाषी क्षेत्र अगर रहता था तो वो अलग राज्य की मांग करते थे, अलग राज्य की मांग करते थे। इसलिए जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने एक आयोग का गठन किया, धर आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे एस के धर। ये 4 सदस्यीय आयोग था और ये रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये अवकाश प्राप्त जज थे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, धर आयोग, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और कहा कि आप ये समीक्षा करके बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या गलत है। इन्होंने जो है इसकी जांच पड़ताल की और इनका जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये निकल करके आया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन ठीक नहीं है। हाँ, अगर प्रशासनिक कार्यवाही के लिए अगर कोई राज्य का आप निर्माण करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। तो फिर और गर्माहट हो गई। जब और गर्माहट हो गई तो फिर एक समिति और बनी जिसको हम जेवीपी कहते हैं। जेवी का मतलब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया। ये एक समिति बनी। जो लोग इस आयोग से सहमत नहीं थे उन्होंने कुछ मांग की, तो मांग की तब ये समिति बनी। तो उनकी उम्मीदें इस समिति पे थी कि शायद ये जो जेवीपी समिति है ये कुछ ऐसा कर दे कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हो जाए, हम अलग राज्य बन जाए और दूसरे लोग अलग राज्य बन जाए। लेकिन दोस्तों उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब जेवीपी समिति की जो रिपोर्ट थी वो भी यही आई कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन सही नहीं है। जब ये बात निकल कर आ गई तो दोस्तों आपको पता है जो तेलुगु भाषी थे, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, जो तेलुगु भाषी व्यक्ति थे, लोग थे, जनता थी, उन्होंने एक अनशन मतलब एक धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था भारतीय सरकार के खिलाफ। उस समय आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो तेलुगु भाषियों ने क्या किया था? अनशन करना शुरू कर दिया था, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अब तेलुगु जो भाषी में एक व्यक्ति थे जिसके नेतृत्व में ये अनशन चल रहा था, रामुल्लू उनका नाम था। क्या नाम था? रामुल्लू। इन्होंने आमरण अनशन किया और दोस्तों दिसंबर 1952 में, दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अनशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई तब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने निर्णय किया, मतलब एक तरीके से मैंने कहा ना वो नरम दिल के व्यक्ति थे, नरम दिल के व्यक्ति थे, इसीलिए जो है उन्होंने सोचा यार एक मृत्यु हो गई है, मतलब एक व्यक्ति जो एक मांग कर रहा था वो मांग करते करते ही ऊपर चला गया तो प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए इन्होंने ये निर्णय लिया, इसको भी खारिज कर दिया, इसको भी खारिज कर दिया और उन्होंने एक निर्णय दिया कि ठीक है भाषा के आधार पर भी हम राज्य का गठन कर सकते हैं। तब दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्र बना। 1 अक्टूबर 1953 को एक तेलुगु भाषी क्षेत्र बना जिसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। और इस समय जो उसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों वो कुरनूल हुआ करती थी। कौन सी राजधानी थी? कुरनूल थी। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को बना था और उसकी राजधानी क्या होती थी? कुरनूल थी। अब दोस्तों इसी समय 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इसी आयोग के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। और इसके जो अध्यक्ष बनाए दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना तो 1953 में बना, लेकिन 1956 में पास हुआ। ये आप याद रखना, ये अलग अलग साल हैं, अलग अलग वर्ष हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ था? 1953 में हुआ था, लेकिन
ये आयोग पास कब हुआ, ये हुआ था 1956 में। ठीक, ये डेट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आप दोनों। 1953 में बना और 1956 में पास हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं तो कौन थे, फजल अली थे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो बात आती है, जो और छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे कि फ्रांस के जो हिस्से में एक क्षेत्र था, 1954 की बात है, फ्रांस का जो हिस्सा था उसने जो है भारत को देने का निर्णय कर लिया था कि हम जा रहे हैं और जिन पर हमारा कब्जा है वो हम भारत को दे देंगे। ठीक, अब इनके हिस्से में कौन कौन सा हिस्सा आता था, जैसे कि दोस्तों पांडिचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, ये वाला जो हिस्सा था ना, तो फ्रांसीसियों ने ये 1954 में भारत को दे दिया था। लेकिन इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1956 में, है ना, इतना आप याद रखना। तो 1954 में इन्होंने, फ्रांसीसियों ने अपना जो क्षेत्र था वो भारत सरकार को देने का निर्णय बना लिया था और हस्ताक्षर जो हुए थे वो हुए थे 1956 में। दोस्तों ये जो भारत का हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी भारत का, यहाँ पर एक राज्य है केरल, और एक यहाँ पर राज्य है आंध्र प्रदेश, और एक यहाँ पर राज्य है तमिलनाडु। अब पूरा पांडिचेरी की अगर हम बात करें ना, पांडिचेरी की, तो वो भारत के अंदर सबसे कम जिलों वाला राज्य है। यहां पर है माहे एक जिला, और यहां पर है यनम, और यहां पर है पांडिचेरी, और यहां पर है कराईकल। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, इतना आप याद रखना दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए। माहे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ है, माहे कहाँ है, केरल में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी तमिलनाडु में, और कराईकल तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वाला जो हिस्सा था ये फ्रांस का हुआ करता था, जिस पर हस्ताक्षर 1956 में हुए, और इसको सम्मिलित करके एक संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसको भारत का हिस्सा बाद में बना दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, पुर्तगालियों के पास भी कुछ क्षेत्र था। 1961 में जो इनका अधिकार में जो क्षेत्र था भारत का, वो भारत को सौंप दिया, जिसके अंदर गोवा, दमन व दीव। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगालियों ने 1961 में जो उनके अधिकार क्षेत्र में हिस्सा आता था वो भी भारत को सौंप दिया था, और फ्रांसीसियों ने कब सौंपा था, 1954 में, लेकिन हस्ताक्षर कब हुए थे, 1956 में। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको बताना जरूरी था। अब दोस्तों कल से जो शुरुआत होगी हमारी क्लास की, वो भारतीय संविधान का पहला भाग हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 की विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा भाग है, समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, परीक्षा के लिहाज से भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही बातें, ऐसा ही संविधान का इतिहास अगर जानना चाह रहे हैं और संविधान को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों अगर कोई सुझाव मुझे देने हैं तो मैं आपसे हर वीडियो में जोर से कहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव मुझे जरूर दें। मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।